सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम सिद्धार्थ है। इनके सवाल पढ़ूं। ये आप लोगों से संबंधित सवाल हो सकते हैं, पर इनके जो भी सवाल हैं वो बिल्कुल ही एक सामान्य ऐसे व्यक्ति की सवाल हैं जो आजकल के जैसे सवाल। जैसे इन्होंने लिखा है कि हमेशा गलत डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाता हूँ। इस वजह से ये चीज़ कम से कम आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा कि सही डॉक्टर और सही चीज़ों का चयन बहुत ही आवश्यक होता है। इन्होंने लिखा है कि मुझे, पहले मैं 2 मिनट में आपको इनके सवाल पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे स्पष्टतया जानना है, बताइए कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरे लिए क्या सही रहेगा खुद के विकास, बदलाव और भाग्यशाली बनने के लिए, जैसे रंग, कोई लॉकेट, मांसाहार या शाकाहार। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे स्पष्ट रंग नीला और हरा होगा। क्लियर है? आगे और भी बता देता हूं। जो इनके सवाल हैं वो मुझे भी थोड़े से अजीब बेचैन कर रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य की उपासना बहुत आवश्यक होती है। इन्होंने आगे लिखा है कि सूर्य की उपासना करता हूं तो मुझे निगेटिविटी फील होती है। वो आपके अंदर का भाव है जो रेगुलराइज नहीं होने देता है। तो सूर्य की उपासना करने से दरअसल किसी को कभी नुकसान नहीं होता है। और मांसाहार और शाकाहार में से आपने पूछा है, ये सवाल पूछने का ही नहीं है। जो मनुष्य के लिए भगवान ने बनाए हैं, जो ठाकुर जी को भोग लग सके, वही भोजन शुद्ध होता है। अब ये आपको इसका उत्तर मैंने दिया कि ये कुंडली मिथुन लग्न की है, जहाँ पे डेली रूटीन भाव के अधिपति व्यावसायिक भाव में बैठे हैं और शनि भाग्य भाव में बैठे हैं। जितना ज़्यादा हो सके धर्म धर्म और धर्म धारण करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। कौन सा क्षेत्र में क्या करूं, अपना मनोबल, आत्मबल कैसे बढ़ाऊं? अब बताइए, आप सूर्य को अर्घ नहीं देंगे तो आत्मबल कैसे बढ़ेगा? आत्मबल को वृद्धि रखने के लिए प्रवृत्ति का मार्ग अपनाने से ज़्यादा बढ़िया होगा निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने का मतलब है कि किसी भी चीज़ में उलझना नहीं है और किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना जो संपूर्ण है वो परमात्मा को या फिर भगवान को छोड़ दो। चलो ठीक है, तुम जो करोगे वही मुझे और मेरे लिए अच्छा रहेगा। इन्होंने लिखा है व्यापार बिल्कुल ही करना चाहिए। आपकी कुंडली इसीलिए एजुकेशन में कई बार सफल नहीं हो पाती है क्योंकि आपकी कुंडली वस्तुतः व्यापारिक है। लग्न में चंद्रमा का बैठना, गुरु का तुला राशि में बैठना और भाग्य भाव के अधिपति शनि का भाग्य भाव में बैठना, गुरु की उस पर दृष्टि, तो ऐसी स्थिति जो है वो व्यापार के लिए, और सप्तम भाव के अधिपति का तुला राशि में बैठना ये भी व्यापार के लिए काफी होता है। क्या मेरे जीवन में दुख, गरीबी, संघर्ष, अपमान लिखा है? ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा है, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि लग्नेश जब अष्टम में बैठते हैं तो आपको उठने नहीं देते। कई तरीके से आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनाते हैं और कई दफा आपको थोड़ी बहुत परेशानी से जीवन को बिताना पड़ता है। पर वस्तुतः ये कुंडली लग्न में चंद्रमा लेकर के बैठी है तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे। मैं अपने आप से असंतुष्ट हूं। व्यक्ति अपने आप से बच्चा अपने आप से असंतुष्ट कब होता है? जब वो माता से और पिता से दूर होता है। आप अपने माता और पिता से दूर ना जाइए और माता और पिता के सुख में ही अपने सुख को ढूंढने की कोशिश करिए। माता और पिता कहने का अर्थ मेरा यहाँ पे आपके माता पिता से परमपिता परमेश्वर का भी मेरा इशारा है, और दरअसल मैं उसी के बारे में बोल भी रहा हूँ। तो पूजा पाठ मंत्र, अगर इस तरीके की इतनी निगेटिविटी है तो रात्रि को सोते समय गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ क्यों ना कर लिया जाए, और कम से कम रात को सोते समय अपने ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के, जो आपके मंदिर हैं घर में, वहाँ पे जाकर के रामायण के रामचरितमानस या रामायण के एक पेज का ही पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के उपाय इससे ज़्यादा सर्वोच्च नहीं हो सकते और कोई भी समाधान इससे बड़ा नहीं हो सकता। विचार करने की बात है। जीवन में दुख, गरीबी, अशांति, मानसिक व्यग्रता, क्या बात करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। सूर्य को अर्घ दीजिए, रविवार को नमक का सेवन बंद और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। आपने जितनी भी चीजें मुझे लिखी हैं उसके आधार पर मुझे 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक, व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रती नहीं है, और दूसरा, वो चंचल बहुत है। चंचल बहुत है क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न में ही चंद्रमा बैठा है। द्विस्वाभाविक यह लग्न है। द्विस्वाभाविक लग्न प्रायः चलायमान और स्थिर दोनों ही होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति किसी एक नेचर को फॉलो नहीं कर पाता है।
क्योंकि वस्तुतः नेचर का भाव ये होता है जहां से आपकी प्रकृति डेवलप होती है, और ये आपके जीवन का आरंभ है जहां से इनिशियल एजुकेशन और इनिशियल थॉट देखे जाते हैं। तो इस भाव पे जब देखेंगे तो अष्टम भाव पे इस भाव का पूरक ये है, किसी भी भाव का पूरक उसका सातवां होता है। तो इस भाव का पूरक मंगल के साथ शुक्र, और सूर्य बुध और शुक्र तीनों एक साथ बैठते हैं तो भाव को गड़बड़ी पैदा कर देते हैं कई दफा। यह भी एक कारण आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, जिसके कारण कई बार ये चीजें अंडर डेवलप्ड हो जाती हैं और उसको विकसित होने में वक्त लगता है। आपने लिखा है असंतुष्ट अपने आप से हैं तो उसके लिए मंत्र का जप करिए, कोई भी एक मंत्र, ओम आदित्याय नमः, ओम गंगणपतये नमः। सबसे बढ़िया तो ओम आदित्याय नमः है इस कुंडली के लिए, और इस कुंडली के लिए तो सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, पराक्रमेश होकर के आपकी मेहनत वैसे भी बढ़ा रहे हैं। या गौर करिए, तृतीय भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं सूर्य, इस वजह से भी व्यक्ति की मेहनत कई गुना बढ़ानी पड़ती है। मेरी कुंडली में क्या क्या बुरा है भगवान? किसी की कुंडली में कुछ बुरा नहीं होता और किसी की कुंडली भी कमजोर नहीं होती है। आपके किए गए कृत्य के आधार पर ही तो ये चीजें मिली हैं, और अगर आपके ही किए गए कृत्य के आधार पर अगर चीज मिली है तो अपने इस कृत्य को और भी क्यों ना ज्यादा मजबूत बना लिया जाए, या फिर उसे और भी क्यों ना ज्यादा शुद्ध बना लिया जाए, परिपक्व बना लिया जाए, श्रेष्ठ और साम्रांत बना लिया जाए। शांत होना कितना आसान है, पर मानसिक शांति बड़ी ही दुर्बोध होती है। तो शांत हो जाइए, कोई भी बात करनी हो स्थिर हो जाइए, गंभीर हो जाइए। आपको उत्तर आ भी रहा हो तो भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, और उत्तर आने के बावजूद भी जब तक सवाल पूछा ना जाए तब तक ना दीजिए। समझ गए? मेरे अंदर कौन कौन से गुण और अवगुण हैं? बहुत अच्छा सवाल। चंचलता, व्यापारिक दृष्टिकोण, आत्मबल की कमजोरी और सूर्य की उपासना नहीं। और एक चीज जो आपकी कुंडली में मुझे जो दिख रही है वो आपके पास ये राहु का वृश्चिक राशि में बैठना, यहां पे गुरु राहु केतु के संपर्क में, और यहां पे शनि राहु केतु का प्रभाव लग्न पे, ये कुंडली की कमजोरी है जो आपके प्रभावों को कमजोर कर रही है। और वस्तुतः आप जब देखेंगे तो भाग्य भाव में शनि का प्रभाव आपको एक तरफा सोचने वाला बना रहा है, और कई बार जब लग्न में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेंसेशनल बना देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी निर्णय बदलने वाला, या जल्दी जल्दी निर्णय लेने वाला, और जल्दी ही किसी के प्रभाव में आ जाने वाला। ये कुंडली के प्रभाव हैं। पर वस्तुतः आपने जो सवाल पूछा है कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं, अवगुण हैं, आपके अंदर का गुण, आप राजकुमार से प्रभावित हैं, जिसको जल्दी ही कोई चीज पसंद आ जाता है और जल्दी ही उसका मन भर जाता है, तुरंत ही। मन को पहले एक जो है वो जलेबी का छत्ता बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग मेरे सभी दर्शक, मैं आपको बताऊं, मन को जलेबी का छत्ता बड़ा देख करके मन शराबोर हो जाता है, आह कितना बढ़िया लगता होगा। पर जब तक आप उसको हाथ से उठा करके जीभ तक नहीं लाते हैं तब तक उसका रस आपको पता नहीं चलता। जब खा लेते हैं तब पता चलता है, जीभ पर वो जाती है जलेबी, तब पता चलता है कि इसमें चीनी कम है या डालडा ज्यादा है, पता तो तब चले। अब विश्वास की बात यह है कि जो भी चीज हमारे जीभ पे जा रही है उसके साथ हम एक जैसा संबंध रख लें, बदलाव ना करना ही नहीं है। अगर कमजोर भी मीठा है तो भी ठीक है, अगर थोड़ा ज्यादा भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम खाएंगे ताकि स्वास्थ्य को नुकसान ना करे। कहने का अर्थ है किसी भी चीज को अपने आप में अपने पास ला करके उसमें बंधन से बंद होने का कोई अर्थ नहीं होता। आप अगर उससे मुक्त हो जाएंगे, चाहे जैसा भी है, चलो ठीक है, ये भाव मन में जितना ज्यादा मजबूती से उपस्थित हो जाएगा उतने ही आप मजबूत होते जाएंगे। मिला ठीक है, नहीं मिला बहुत बड़ी बात है, तब तो वो परमात्मा की इच्छा है। आप राजकुमार हैं, राजा नहीं हैं, और राजकुमार के ऊपर राजा का प्रभाव रहता है। और राजा कौन है? या तो आपके माता पिता, या तो फिर ऊपर बैठा भगवान। ऊपर वो बैठा नहीं है, आपके बगल में ही बैठा है। और दरअसल यही चीज समझने की बारी है कि आपको हर एक चीज तुरंत पसंद आती है और तुरंत ही उसके बारे में एक राय विकसित कर लेते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। आगे बढ़ता हूं। आपने और भी सवाल पूछे हैं, उसमें से एक सवाल और भी आपने लिखा है कि
अपने नुकसान करने वाले निर्णय में अक्सर मैं ही लेता हूं। ये वही निर्णय जब द्विस्वाभाविक लग्न बने और बहुत सारे ग्रह, जैसे यहां पे आप जब देखेंगे तो 3 घर खाली है, 3 केंद्र खाली हैं, ये ढूल मूल बना देता है। और 1 ग्रह यहां, 2 ग्रह यहां, 3 ग्रह यहां, 4 ग्रह यहां, ये केदार योग होता है। 1 2 3 4। जब सारे ग्रह जन्म कुंडली के 4 ही घरों में बैठ जाते हैं तो कई दफा व्यक्ति को ऐसा बना देते हैं। हालांकि वो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, समझदार होता है, चुनने वाला होता है, उसकी पसंद बड़ी अच्छी और अद्भुत होती है, पर फिर भी जब वो किसी स्टेज पे पहुंचता है तब उसको जो एक बेस बनाना होता है, जो वो डायलॉग डिलीवर करना होता है, उसमें उसकी गड़बड़ी होती है। और दरअसल वो कई दफा अपने निर्णयों को समुचित तरीके से अप्लाई नहीं कर पाता है, जो मन में है उसे व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पे सूर्य और बुध का अष्टम भाव में जाना आपकी कुंडली को एक तरफा कमजोरी मिल जा रही है। इस कुंडली का धर्म अच्छा है, इस कुंडली का भाग्य अच्छा है, इस कुंडली का ज्ञान पक्ष अच्छा है, ये कुंडली व्यापारी कुंडली है। यह मैं आपको अब आपकी कुंडली के सीधे से आपके पंचांग को बता देता हूं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण उसकी कुंडली का पंचांग होता है। आपकी कुंडली में बैठे ग्रह कैसा परिणाम करेंगे, ये वस्तुतः पंचांग ही क्लैरिफिकेशन देता है। आपकी कुंडली में जो आपका जन्म हुआ है वो उत्तरायण में हुआ है। अब एक बड़ी अच्छी बात है, उत्तरायण का मतलब होता है कि वो ईश्वर के निकट है, ईश्वर के निकट, परमपिता परमेश्वर यानी कि भगवान सूर्य साक्षात नारायण, उनके सन्निकट अगर व्यक्ति का जन्म हो जाए, जैसे उत्तरायण में वो भगवान धरती के बिल्कुल समीप होते हैं, तो उनके जब सन्निकट हो जाते हैं तो वस्तुतः व्यक्ति के अंदर चरित्र, व्यक्ति के अंदर का स्वभाव, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का संतुलन, व्यक्ति का आत्मबल और व्यक्ति की आत्मा कभी अपवित्र नहीं होते। इसका मतलब है कि व्यक्ति, आपकी कुंडली जो बनी है, ये वस्तुतः इन सभी चीजों से और इन सभी उलझनों से बाहर निकालने के लिए आपके द्वारा किया गया थोड़ा सा भी प्रयास आपको सफल बना देगा। पर ये इतनी सारी तामझाम वाली स्थिति क्यों बनी है? क्योंकि ये अष्टम में बैठे हैं और वस्तुतः भगवान सूर्य जो हमारी कुंडली में साक्षात नारायण और भगवान राम के रूप में उपस्थित होते हैं, वो आपकी कुंडली में मृत्यु भाग में बैठे हैं। अष्टम भाव मृत्यु का होता है ना, स्वप्न का भाव होता है, चंचलता का भी होता है, स्थिरता का भी होता है, मोक्ष का होता है और परेशानी का भी होता है, निद्रा का भी होता है और जागने का भी होता है। सब कुछ स्वयं उसी भाव से तो सारी चीजें देखी जाएंगी। अरे भाई, सुख का भाव ये भी है तो दुख यहां से भी तो देखा जाएगा। यहां से अगर ये भाव, अगर किसी का मन दुखी है तो कहां देखेंगे? जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान को। किसी का मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है, वो खुश क्यों है? तो जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान को। तो कहने का अर्थ है भगवान कि आपकी कुंडली में ये बुद्ध बुद्धिमता का कारक गोते लगा रहा है, सूर्य आत्मबल को कमजोर कर रहे हैं, अष्टम भाव के शुक्र आपको सोचवाते बहुत ज्यादा है और मंगल उद्विग्नता पैदा करते हैं। स्पष्ट है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें यहां पे जितने भी सारे ग्रह हैं, उत्तरायण में सूर्य बलवान होते हैं और आपकी कुंडली में शिशिर ऋतु में आपका जन्म हुआ है, तो आपका काम थोड़ा बहुत लेट लतीफी से होगा, उसकी प्रकृति है, तो उसको आप बदल नहीं सकते। 80% तक हमारे ऊपर हमारे परमपिता परमेश्वर का प्रभाव है। ये समझने की बारी है कि हमारे ऊपर प्रभाव किसका है? परमात्मा का। 20% कौन है? आप, आपका काम और आपके द्वारा किया गया काम और उसका फल, ये 20% के अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी 80 वो है जो आपके बिना बताए आपके जीवन में घटित हो जाता है या हो रहा होता है, वो 80 है। यहां पे सोमवार को जन्मे हैं, शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा धन को पाने की विह्वलता देते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। ये मैंने सामने रखा हुआ है यहाँ पे रिकॉर्डिंग मशीन, ये कैमरा, ये रिकॉर्डिंग मशीन का यहाँ माइक लगा है। पहले जैसे शूट करता था अब वैसे नहीं होता। अब यहाँ पे एक सामने पता नहीं कुछ लगा हुआ है मशीन, एक यहाँ मशीन लगा हुआ है, ये इस वजह से कभी कभी ध्यान मेरा इस पे चला जाता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि वस्तुतः आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के द्वादशी के जो चंद्रमा हैं वो आपको धनवान ही बनाएंगे। ये कुंडली की नेचर है, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न में चंद्रमा और गुरु से दृष्ट और शनि जो भाग्य के अधिपति हैं वो भाग्य के कारक गुरु के द्वारा देखे जा रहे हैं। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात बता दूं तो लग्न में धन भाव के अधिपति का बैठना, गुरु की दृष्टि धनेश पे
और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव के अधिपति पे। इस कुंडली में दो भावों के अधिपति होकर के गुरु केंद्र में नहीं बैठे, त्रिकोण में बैठे राजयोग की भांति परिणाम करेंगे। इस कुंडली के लिए शनि अष्टम और नवम भाव के अधिपति हैं। अष्टम भाव के अधिपति होने से भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ उन्हें अष्टम भाव का दोष भी लगेगा, जिसके कारण अष्टम भाव के होने से उन्हें दोष भी लगेगा। इस कारण से कई बार वो भाग्य में मंद और भाग्य को शिथिल करने की कोशिश भी करते हैं, पर वस्तुतः ये अलग तरीके से आपको भाग्यवादी बनाते हैं, ये प्रैक्टिकल भाग्यवादी बना देते हैं। व्यक्ति थोड़ा अटपटा भी है, थोड़ा कमजोर भी है, थोड़ा आलस्य भी है, थोड़ा प्रमाद भी है, चिंतन करता है और कई बार दुनिया की तरफ बिल्कुल भी सोच नहीं पाता, वो बिल्कुल ही सन्निकट नहीं जा पाता है। अपने भावों को व्यक्त करने की जो परंपरा है वो व्यक्ति के अंदर अभी विकसित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये शनि अलग तरीके से एक अलग दार्शनिक भाव देते हैं, क्योंकि ये कुंभ राशि में बैठे हैं जहां व्यक्ति किसी के गिले शिकवे से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में मशगूल रहता है और खुद में ही असंतुष्ट है और संतुष्ट भी है। उसका झगड़ा खुद से ही है। किसी समाज के किसी व्यक्ति से आपको कभी भी ऐसे कलंकित नहीं होना है, लेकिन हाँ, आपका झगड़ा खुद से ही हो जाता है। इस वजह से ही कई बार आप चिंतित और परेशान होते हैं। वस्तुतः ये मिथुन लग्न की कुंडली लग्नेश का 3 ही तो स्थितियां होती हैं, लग्नेश का 6ठे भाव में बैठना, लग्नेश का 8वें भाव में बैठना और लग्नेश का 12वें भाव में बैठना। अब यहां पे मैं आपको 2-3 मिनट का एक सेशन बना देता हूं। 3 स्थितियां बनी। लग्नेश 6वें में बैठ गए तो क्या होगा? लग्नेश अगर 6ठे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं और उसके अंदर पेशेंस लेवल देते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव बात होगी। पर इसके साथ साथ उस जातक को प्रतियोगिता करनी पड़ती है। शायद इसीलिए लग्नेश जब 6वें भाव में बैठते हैं तो जातक साहसी हो जाता है, क्योंकि भगवान को पता है कि जब तक इसके अंदर साहस नहीं दूंगा तो ये टूट जाएगा, क्योंकि इसके जीवन में उतनी ही पारिश्रमिक भी मिलेगी और उतना ही इसको परिश्रम करना भी पड़ेगा। ये 6वें भाव का प्रभाव है। उसके बाद लग्नेश जब 8वें में बैठ जाएं, मतलब लग्नेश अष्टम में, अब आपके जीवन में अब आपको वो चेक करेंगे, बार बार चेक करके आपको आपके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट भी करना चाहते हैं। हालांकि वो आपके ही द्वारा किए गए कृत्य का परिणाम है जो आपकी कुंडली में लग्नेश को अष्टम भाव में स्थान मिली है। जो आकाश का नक्शा होता है, जैसे ही आप गर्भ क्षेत्र से बाहर आते हैं वैसे ही वो बन के तैयार। और जो योग और दुर्योग हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के, एक कुंडली में बहुत सारे राजयोग बनते हैं, दुर्योग बनते हैं, पर वो सब कुछ कमजोर उपस्थित होते हैं, कुछ बहुत ही प्रबल योग उपस्थित होता है। तो जब प्रबल योग उपस्थित होगा, जैसे आपने मुझसे पूछा पंडित जी क्या मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैंने कहा हाँ, पर आपने पूछा कि क्या ये इतने ग्रह मजबूत हैं कि मुझे आईएएस बना के ही छोड़ेंगे, मैंने कहा नहीं। क्यों? योग बने हैं पर मजबूत नहीं है। अब योग नहीं बने हैं तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और योग बने हैं तो 1 से 2 सामान्य व्यक्ति की तरह 1 से 2 अटेम्प्ट में आपकी नौकरी हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से। मैं यहां इस कुंडली की बात नहीं कर रहा। तो ये जनरल एक सामान्यतः सभी सवालों का उत्तर है कि आपकी कुंडली में जो योग, जैसे किसी को पहाड़ से गिर करके मृत्यु होनी है, तो पहाड़ से गिर करके मृत्यु होनी है, तो ये क्या इतना प्रबल है कि क्या उसकी काट कुंडली में उपस्थित ही नहीं है? जब किसी भी प्रकार का कोई काट उपस्थित नहीं है तो ये न कहने प्रकार है ना, व्यक्ति को वो मृत्यु को वर्ण करवा ही देती है, मृत्यु का वर्ण करा देती है। अन्यथा अगर एक भी सूत्र लागू हो गया कि नहीं वो जो योग या दुर्योग है वो घटित नहीं होगा, तो व्यक्ति पहाड़ के सन्निकट जाकर के एक्सीडेंट होकर के टूट फूट के साथ वापस लौट जाता है। यही कारण है कि कई बार 50 लोगों की भीड़ में 5 लोग बच जाते हैं, 10 लोग बच जाते हैं, बाकी लोग मृत्यु के काल में वो काल कवलित हो जाते हैं। ये बात, तो ये कहने का अर्थ है कि लग्नेश का अष्टम में बैठना कई दफा जातक के जीवन में विपरीत स्थितियों का निर्माण करती है और फिर आपको परेशान करती है। स्वास्थ्य जनित समस्याएं उठने ही नहीं देगी। यहां पे आपको साहस दे रहे थे 6वें भाव में, 8वें भाव में साहसी नहीं बनने देते और इतनी विपरीत और विकट परिस्थितियां लाते हैं कि व्यक्ति उसी में दबल रह जाता है। और उसके बाद 12 में तो अब ये कहते हैं कि अपने आप को और अपने वास्तविक स्वरूप को समझो कि तुम्हें वास्तव में अपनी ऊर्जा को कहां खर्च करने की आवश्यकता है और तुम्हारी ऊर्जा कहां खर्च हो रही है। कहीं ऐसा जगह तो तुम्हारी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है जहां उसकी आवश्यकता ही नहीं है। मतलब आपको घर के अंदर रहना है या घर के बाहर जाकर के 4 दीवारी से बाहर निकल के मेहनत कर, इसलिए तो उसे विदेश भाव कहा जाता है। तो लग्नेश का 12वें भाव में बैठना
और इन सबके साथ चंद्रमा को भी देखना होगा कि चंद्रमा कहां बैठे। अगर लग्नेश के साथ ही बैठ गए या चंद्रमा भी अकेले इन्हीं 6वें 8वें 12वें में बैठ गए तो भी ये इस तरीके की समस्या देते हैं। मन अस्थिर हो, एक जगह एकाग्र न हो, बेचैनी बढ़े, अशांत रहे, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता रहे, हर एक समय मन व्यथित और व्याकुल रहता है, चरित्र चिंतन में नहीं लगा रहता और हमेशा ही परेशान रहता है। ये लग्नेश के 6वें 8वें और 12वें जाने के नेगेटिव एस्पेक्ट होने के साथ साथ कुछ पॉजिटिविटी, जैसे अगर लग्नेश 12वें में जाएंगे तो व्यक्ति को शांत और स्थिर बना देंगे। कई बार वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेटिव हो जाता है और कई बार वो बहुत ज्यादा संतुलन बनाने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहता है और हमेशा ही अपने ऊर्जा को समझने की कोशिश में लगा रहता है। यहां तो वो उसको समझने भी नहीं देते अष्टम भाव में। 6वें में तो वो समझदार बहुत ज्यादा होता है, 12वें में वो चिंतन करने वाला होता है, एकाग्रता उसकी भंग नहीं होती है क्योंकि लग्नेश अपने राशि के निकट ही बैठे हैं। मैंने ये बात कही थी कि लग्नेश अगर 12वें में बैठे इसका मतलब है कि वो विदेश में बैठा है, तो विदेश में बैठा है इसका मतलब है कि आपकी प्रवृत्ति कहां जाके बसेगी, बाहर। इसे ही ज्योतिष की दृष्टिकोण से कहा जाता है अवयोग। ये तीनों ही स्थितियां अवयोग का निर्धारण कराती हैं या बनाती हैं। इसके साथ साथ लग्नेश अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो वहां पे अब आपको वो साहसी बनाएगा, मेहनती खूब बनाएगा और व्यक्ति को मेहनत करनी भी पड़ती है। इनकी कुंडली में जो कमजोरी वाली बात है, तीसरे भाव के अधिपति अगर सूर्य यहां नहीं बैठते तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और जो एकाग्रता भंग हो रही है किसी भी तरीके से निर्णय लेने में गड़बड़ी, ये सूर्य और बुध के यहां बैठने से, और जो आपके अंदर डीप थॉट क्रिएट होते हैं, जो आप बेवजह की चीजों पर अपना ध्यान लेके जाते हैं, वो इस शुक्र के कारण और ये मंगल उच्च के आपको प्रत्येक प्रकार की विषम परिस्थिति से निकालने में आपकी सहायता कर रहे हैं। लग्न में चंद्रमा गुरु से दृष्टि, ये बहुत अच्छी बात। दशमांश कुंडली में सूर्य का केंद्र में होना आपको आपके सफल करियर को दिखा रहा है। हाँ, एक बात है कि आपकी कुंडली में एक जो सबसे अच्छी बात है कि मृगशिरा में जन्मे हैं तो आपके पास साहस और बल कम नहीं होगा, आप थकेंगे नहीं क्योंकि यहां पे भी वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल उच्च के हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं बनती हैं पर वो एक वक्त के बाद निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। सूर्य की स्थिति शांत है, उसको शांति मिलने की आवश्यकता है और मिलना भी चाहिए। और निश्चित रूप से सूर्य डिग्री के हिसाब से 10 डिग्री के बैठे, खराब नहीं है। चंद्रमा आपकी कुंडली में 2 डिग्री के हैं, इस वजह से मन व्यथित होता है और वो दरअसल वो सफोकेशन में रहता है। मंगल खूब सोचवाना, उल्टी पुल्टी चीजों में दिमाग लगाने के लिए मजबूर करना, और शुक्र भी उसमें उसकी सहायता कर देते हैं। चंद्रमा के बाद मंगल की स्थिति ये रही, उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, खराब नहीं है। हालांकि आपकी कुंडली में 3 ग्रह अस्त हो जाएंगे वहां पे, जैसे मंगल हो जाएंगे अस्त क्योंकि 3 डिग्री के हैं, बुध हो जाएंगे अस्त क्योंकि 23 डिग्री के हैं, और उसके साथ साथ आपकी कुंडली में शुक्र अस्त हो जाएगा जो आपको कई बार अनुभव शून्य बना देता है, अनुभव होने ही नहीं देता, यह अनुभव प्राप्त कराने में वो दिक्कत करता है। तो ये स्थिति यहाँ की सबसे ज्यादा। आपने पूछा भी है कि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, दरअसल यहाँ पे इतने सारे ग्रह बैठे हैं पर इतने सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा जिसका परिणाम दिख रहा है वो शुक्र और मंगल का दिख रहा है। क्योंकि अगर ये सूर्य और बुध अष्टम में नहीं बैठे होते तो कुछ परिणाम दे सकते थे, पर ये यहां बैठ करके अपने प्रभावों को कमजोर भी कर रहे हैं क्योंकि ये मेहनत आपसे खूब करवा रहे हैं। लग्नेश अष्टम में निगेटिविटी और तृतीय भाव के अधिपति अष्टम में, यह भी एक नकारात्मक भाव। अब आपको अपने अंदर के साहस को पहचानने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मंत्र का जप, मंदिर का दर्शन, गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ, ब्राह्मणों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, गाय की सेवा, सफेद पुष्प की माला शिव जी को और मंदिर के धोने का काम, इसके अतिरिक्त किसी एक मंत्र का अपने जीवन में धारण करना। अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत धारण करिए। और पति और पत्नी दोनों ही अधिक 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 बार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, क्योंकि मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा कारण ब्रह्मचर्य व्रती नहीं होना है। तो वस्तुतः इस कुंडली में आप जब देखेंगे, जैसे गुरु, राहु और केतु के संपर्क में अगर यहां नहीं होते और मंगल यहां पे आपको वस्तुतः आपके क्षेत्रों का विस्तार ही कर रहे हैं। यहां मंगल के कारण विपरीत राजयोग और शुक्र के कारण विपरीत राजयोग बना है, और शनि आपके भाग्य में थोड़ी बहुत मंद की स्थिति लेके आ रहे हैं। लग्नेश यहां अष्टम भाव में, शनि की राशि में, मित्र की राशि में, मित्रवत तात्कालिक मित्रता में, यहां पे वही लग्नेश। अब जरा देखिएगा, यहां भी 3 नंबर लिखा है और यहां भी 3 नंबर लिखा है। यहां पे दशम भाव का अधिपति ही आपकी कुंडली का लग्नेश बन रहा है। गुरु और चंद्रमा का प्रभाव तृतीय एकादश में, गुरु और चंद्रमा का संबंध
जन्म कुंडली में नवम पंचम, यहाँ पे गुरु और चंद्रमा का संबंध सकट योग या षडाष्टक में जा रहा है। हालांकि यहाँ पे बुध आपको कई बार ढूलमुल या अनसोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं, तो अपने संचार और अपने कम्युनिकेशन पे काम करने की आवश्यकता है। सूर्य और शुक्र आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और कई बार आप लोगों की सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। इस चीज को कम करिए। मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में बुध को, आपके अंदर क्रिएटिविटी है पर उसको कोई दिशा नहीं मिल रही है। इस चीज को बेहतर तरीके से कैसे काम किया जाए, इस चीज के लिए जितना ज्यादा व्यक्ति स्थिर होगा, स्थिर होगा, स्थिर होगा, स्थिर होगा, शांत शांत शांत, गंभीर गंभीर गंभीर, ध्यान ध्यान ध्यान, ऐसा। और किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की आवश्यकता मैं नहीं कहूंगा ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मुझसे मोटिवेट होते हैं तो मुझे सुनना आज से बंद करो। अगर आपको मोटिवेशन के लिए किसी बहुत बड़े स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है, इसके अंदर की बात यह है कि आपके अंदर की आत्मा मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है। किसी को, कोई भी व्यक्ति आपको जगा नहीं सकता। किसी को जगाने के लिए आपको खुद को जगाने के लिए इंटरनेट पे आना चाहिए? कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल भी नहीं। अरे आपके अंदर ग्रंथ पड़े हैं। अब लोग इस पे भरोसा करने लगे तो क्या आपके वेद इसमें समाहित हो सकते हैं? नहीं। कहीं ना कहीं आप जरा सोच के देखिए। मैं देख रहा था कुमार विश्वास जी को और लल्लन टॉप के भी कुछ लोगों को देख रहा था। वो लोग एक्चुअल में तो वापस आपको फिर से मिला ही रहे ना। इंटरनेट पे आप आए और फिर आपको जो है वो ऑफलाइन एक क्लास चला दिया या ऐसा कुछ मिला दिया लोगों को बुला करके। वास्तव में यात्रा जहां से शुरू होती है वहीं पे आकर के खत्म होती है, तभी शून्य बनता है, नहीं तो वो कभी शून्य नहीं बन सकता। तो आपको अपने अंदर उसी ग्रंथ के पास जाना होगा, इन पुस्तकों के पास ही जाने की आवश्यकता होगी। जब तक आप इसको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने की सोच रहे हैं, आंखें खराब हो जाएंगी भगवान। इसको ऐसे पढ़ना होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजें, मतलब गुरु, राहु और केतु के संपर्क में कंफ्यूजन भारी है। और किसी को मत सुनिए। जब तक आपके अध्ययन का अधूरापन नहीं जाएगा तब तक आप गंभीर नहीं बन सकते। आपके अंदर का अध्ययन कमजोर है और वो अध्ययन आपके क्षेत्र के ज्ञान से मैं नहीं कह रहा, ग्रंथ के ज्ञान से आपके अंदर का गांभीर्य बढ़ेगा। आजकल लोग छोटी छोटी उम्र में ही, मैं भी छोटा ही हूं, पर तार्किक और अपने आप को बुद्धिमान कहने लगे हैं, पर वस्तुतः उसके लिए बड़ी ही लंबी प्रक्रिया होती है। तो तात्पर्य मेरा, यहां पे अपने आप को और भी ज्यादा ढूलमुल मत बनाइए। कम्युनिकेशन आपका बढ़िया है और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, पर उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। और कोई भी उत्तर देने से पहले 2 सेकंड का मौन आवश्यक है। यह नियम बना लीजिए। तो ये आपकी कुंडली है, धनवान कुंडली है। धन की स्थिति इस कुंडली में कमजोर नहीं है। चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और गुरु से केंद्र में हैं। आगे शनि बैठे हैं, शुक्र के ठीक आगे। भाग्य का बल शुक्र बढ़ा रहे हैं और शनि कमजोर कर रहे हैं। पर गुरु की दृष्टि जो जारी है वो व्यक्ति को इहलौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक सुख के बारे में भी चिंतन पैदा कर रही है या चिंताएं दे रही है। पर वस्तुतः व्यक्ति के 12वें भाव में केतु बैठे हैं जो आपको संपूर्ण देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के सुख और सुख के उपभोग के पीछे लोलुप होने के कारण मिलता है। मंगल के साथ शुक्र और 12वें भाव के साथ मंगल के बैठ जाने से कई बार व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्वाद में रहना चाहता है, मतलब वो भोगना चाहता है। तो ये एक प्रक्रिया है, वक्त के बाद वो चीजें ठीक हो जाती हैं क्योंकि लग्न पे गुरु का प्रभाव है। पर फिर भी जितना ज्यादा हो सके स्थिर होने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी ही किसी उत्तर पे ना पहुंचिए। विवाह वगैरह आपकी कुंडली में खराब नहीं है। पत्नी को कहिएगा पूजा पाठ करती रहें। अत्याधुनिक होने की कोई आवश्यकता ना तो आपको है और ना तो आपकी पत्नी को, क्योंकि गुरु राहु केतु के संपर्क में है, सूर्य शुक्र के साथ बैठा है। कई बार व्यक्ति को यौन रूप से कमजोर बना देता है क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति मंगल शनि जो बैठे हैं वो आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। परिवर्तन क्रमशः हुआ है, पर ये गौर करिएगा ये विपरीत परिस्थिति बना रहे, मतलब व्यक्ति के जीवन में जो नाभि के नीचे का क्षेत्र है वो कभी कभी परेशान कर सकता है। यहाँ पे भी अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह नाभि के नीचे के क्षेत्र को परेशान कर सकते हैं। लग्नेश जब अष्टम में बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति को वीर्यहंता, वीर्य की कमजोरी या वीर्य से संबंधित समस्याएं, अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्याएं देते हैं। कई बार यह स्थिति केतु के अष्टम भाव में बैठने के कारण भी व्यक्ति को अपच, एसिडिटी, कब्जियत और पेट से संबंधित समस्याएं देते हैं। ये एक सामान्य सी बात है। हालांकि ये चीज कई बार यहां पे बुध, शुक्र और मंगल और शुक्र के कारण भी घटित होते देखी जा रही है।
यहां पे ये बात मैंने इतनी बताई, यहां पे मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं। जहां पे आयु अच्छी है और व्यक्ति के पास सूर्य के उपासना के अभी जगह खाली है, उस जगह को भरिए। षडबल में शनि सबसे बढ़िया बैठे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, मृगशिरा का है, साहस है, बल है। नक्षत्र के रूप में आपकी कुंडली में श्रवण, अनुराधा, स्वाति, आर्द्रा, पुष्य और भरणी, अश्विनी, ये कुछ नक्षत्र अच्छे हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में बुधवार और शनिवार का दिन अच्छा रहेगा, अंक 6 अच्छा रहे, रंग मैंने नीला और हरा बताया है। इसके साथ साथ आपको व्यवसाय ही करना चाहिए। और अगर नौकरी के योग आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं तो बड़े थोड़े कमजोर ही हैं। गुरु तुला के बैठे हैं, दशम भाव का अधिपति तुला में बैठा है, इस वजह से व्यवसाय पे ही जाना पड़ेगा। नौकरी के योग हैं पर बहुत सामान्य है। हालांकि चंद्रमा कई बार आपको घटित होते दिखा रहे हैं, तो अगर मेहनत करके नौकरी पाने की स्थिति बनती है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। वस्तुतः आपकी कुंडली में अगर फॉर्म वगैरह भरने के योग बनेंगे तो 2025 के सितंबर से पहले अगर नौकरी नहीं होती तो फिर कोशिश करिएगा भी मत और होगा भी नहीं, ये भी बोल दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आगे आने वाली है शनि की दशा, इस पर थोड़ी सी चिंता कर लेते हैं। आगे शनि की दशा से पहले 2028 के जनवरी से गुरु में राहु आएंगे, ये आपको कष्ट देंगे। इस वजह से उस समय ही एक लाजवर्त धारण कर लीजिएगा। एकादशी अभी से शुरू कर दीजिए। पति और पत्नी दोनों को एकादशी अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान, ब्राह्मणों की आराधना करें न करें पर उसका आदर आवश्यक है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बौद्ध धर्म से हमारे धर्म को नुकसान हो रहा है और कई बार अलग जो है वो बहुत सारे धर्म, सनातन धर्म को कमजोर करने के पीछे पड़े हैं। मतांतर, धर्मांतरण, स्त्रियों को चंगुल में फंसा करके उनके टुकड़े कर देना, बहुत सारी चीजें। इस वजह से सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अपने घर की महिलाओं के प्रति भी आपको सुरक्षित रहना होगा, ये मैं सबको कहता हूं। अपने घर के आसपास के महिलाओं को भी आप कैसे, उसके साथ आपके संबंध है, आसपास के पड़ोसियों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, किससे सामान खरीदा है, वो कौन है जिसने आपको बेचने के लिए क्या बोलते हैं, रेवड़ी बोलते हैं ना, रेवड़ी लगाया, कहां से आया है और उसकी दृष्टि कहां कहां पे है। वो चिकना बोल रहा है तो क्या वास्तव में वो इतना चिकना है, विचार करने की बात है। किस गाड़ी में बैठे, कहां ले जा रहा है, बहुत ज्यादा एकदम यही सूक्ष्म जीना है। जो नहीं सूक्ष्म जीते वो ऐसे ही नुकसान में जाते हैं। हमें शांत, स्थिर, गंभीर और धैर्य धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि धैर्य से विकल मनुष्य अपने नुकसान का और पतन का कारक हो जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। शनि की दशा में लाजवर्त अवश्य पानिएगा। अभी आपकी कुंडली के आधार पे अगर जो राशि बनी है उस पर ढैया साढ़े साथी का कोई प्रभाव नहीं है। आगे और भी स्थिति बढ़ेगी। शनि की दशा में आपको और भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और शनि की ही दशा में आपको वास्तुतः आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य दिखेगा। अभी ये थोड़े से गड़बड़ है, क्योंकि वस्तुतः आप जब बात करें तो मैं बता भी देता हूं तो सूर्य और मंगल, ध्यान से समझिए, तो अग्नि तत्व के ग्रह होकर के, और ये कहां बैठे हैं, मकर राशि में। ये भूमि तत्व का, पृथ्वी तत्व, ये भूमि तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व के 2 ग्रह हो गए, कहां बैठ गए, तो उनको तत्व से तो मेल मिला नहीं, तो अब वो गड़बड़ हो जाएंगे। और राशि डिग्री के आधार पर भी सूर्य जिस स्थिति में बैठे उसके आधार पर उनको अभी बल की आवश्यकता है। चंद्रमा आपको बालकपन में रख रहा है। मंगल साहसी कम और उत्साह कम, धैर्य कम, क्योंकि मंगल अगर निगेटिव होंगे तो क्या होंगे, या तो आपको एक्सट्रीम करेंगे या तो फिर निगेटिव कर देंगे। तो ये दरअसल मृतप्राय है, कमजोर है। इस वजह से आपके अंदर साहस, बल, पराक्रम और धैर्य की कमजोरी है। हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, सरसों के तेल का दीपक, ये सब आवश्यक है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा 5 बार अपने पुरखों का नाम लेकर के अवश्य किया करिए। कहीं भी यात्रा पर निकलने से पहले घी का दीपक अवश्य अपने पितरों के नाम पे जला लिया करिए। और कम से कम अमावस्या को तो अवश्य ही अपने पितरों के निमित्त अन्नदान किया करिए। पंछियों को दाना और गाय की सेवा अत्यंत आवश्यक है। आसपास पता करिए कि आपके यहां से कितनी दूर पर कोई गौशाला है। आप साहिबाबाद से ये कुंडली आपने मुझे भेजी है, देख लीजिए। आपके बाद अगर गुरु देखता हूं तो बुध तो ठीक है, कुमारावस्था के हैं, इस वजह से भी आपको ढुलमुल रखते हैं, चंचल रखते हैं और अनुभव देना चाहते हैं। गुरु अवस्थागत कमजोर है। शुक्र ठीक है, बहुत बढ़िया है, इस वजह से काम उत्तेजक भावनाएं ज्यादा आती हैं। शनि गंभीर कम कर रहे हैं और राहु केतु की दशाएं कमजोर जा सकती हैं, हालांकि आपने उसको झेल लिया है।
अब ऐसी कुछ भी होने वाली नहीं है। आपको राहु की हिंदशा में आपको वास्तविक नेचर मिला था, अगर उसको ही आप लगातार कर देते तो आपको नौकरी उसी समय मिल जाती, क्योंकि राहु ही इस कुंडली में देने वाले थे, प्रतियोगिता भाव में बैठे थे, इस भाव का अधिपति कम से कम उच्च का था। तो थोड़ी बहुत मेहनत अगर आपने क्विट नहीं किया होता कुछ चीजों से तो आपको उसी समय नौकरी मिल जाती। पर गुरु तो अब तुला के हैं, ये व्यवसायिक नेचर, अब व्यवसाय करने के लिए बोल रहे हैं, व्यवसाय पे ही ध्यान दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।